यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। लाइव नोटिफिकेशन तथा नए वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन भी दबाएं। साथियों नमस्कार, डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं संजीव खुद शाह। आज सरोकार के इस खास एपिसोड में हम बातचीत करने जा रहे हैं। जानिए क्यों जरूरी है संविधान को समझना। साथियों, जैसी परिस्थिति आज बनी हुई है, जैसी परिस्थितियां बनती जा रही हैं लगातार, और संविधान के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, और वो खिलवाड़ का सीधा असर जो है वो भारत के जनमानस और भारत की जनता की तरफ पड़ता जा रहा है। संविधान, हमारा देश का जो संविधान है वो एक बड़ा संविधान है और मजबूत संविधान भी है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए। यदि हम यह सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि यह हमारा संविधान है और डॉक्टर अंबेडकर समेत करीब 300 से ज़्यादा संविधान के सदस्यों द्वारा लिखा गया है, और हम कान में रुई डालकर सो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि संविधान के प्रति सबसे बड़ा धोखा होगा। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इसमें 2019 तक 124 संशोधन किए जा चुके हैं। बताना चाहूँगा कि ऐसे संशोधन तब किए गए जब मीडिया किसी दूसरे मामले में आपका ध्यान भटका रही थी। उस समय महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और आम जनता को इसकी जानकारी भी नहीं मिल पाई। वैसे संशोधन पहले नोटिफिकेशन किया जाता है, दावा आपत्ति आम जनता से आमंत्रित की जाती है, लेकिन आपको इन सब की जानकारी होगी तब ना आप दावा आपत्ति पेश करेंगे। मिलीभगत की हुई मीडिया आपको भ्रमित कर देती है और बहुत आसानी से आपका ध्यान भटका देती है। बहुत सारे ऐसे संशोधन भी हुए जो कि संविधान को कमजोर कर रहे हैं, संविधान की भावनाओं के खिलाफ हैं। इसीलिए हमें संविधान के प्रति जागरूक व सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि संविधान की मूल भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके। डॉक्टर अंबेडकर जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ने संविधान लिखने से पहले जो किताब उनकी मार्केट में आ चुकी थी, चाहे वो कास्ट एनिलेशन हो, चाहे वो प्रॉब्लम ऑफ रूपी हो, उन सभी किताबों का एक असर है, एक परछाई जो है वो संविधान के निर्माण में वो स्पष्ट रूप से नजर आती है और उसका असर भी दिखता है। और साथ साथ जो संसार के उस समय जो तमाम जो लोकतंत्र थे और उनका जो संविधान है, उनकी अच्छी बातें भी संविधान में नजर आती हैं। अब हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया को थोड़ा सा समझना चाहते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि संविधान किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसका जो कैसे उस संविधान को समझा जा सकता है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आप ऐसे ढंग से देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माण समिति की ड्राफ्टिंग कमेटी के, जैसा कि मैंने पहले बताया, चेयरमैन थे। उनका काम था कि वो ड्राफ्ट बनाएं और संविधान सभा के सामने पेश करें। उस पर दावा आपत्ति मंगाई जाती और उस पर संशोधन किए जाते। सदस्य अपनी अपनी राय रखते, तत्पश्चात बहुमत के साथ संविधान की धाराओं को पास कर दिया जाता। और इस प्रकार जो संशोधन हुए, संविधान बनने तक 2473 संशोधन किए जा चुके थे। उनके संशोधनों को इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने लैंड बिल पेश किया, और जो भूमि के बारे में जो बिल था, उसके ड्राफ्ट में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि भारत की भूमियों में अधिकार राजाओं और जमींदारों का है और इस अधिकारों को समाप्त कर दिया जाए। सारी जमीनें राष्ट्र के नाम रहेगी। जिस किसी को भी जमीन का उपयोग करना है, खेती करना है या उद्योग खड़ा करना है, वो सरकार से किराए पर जमीन लेगी और उपयोग करने के बाद उसे वापस कर देगी। किसी के नाम पर स्थायी तौर पर जमीन नहीं होगी। लेकिन इस समय जो राजा महाराजा जमींदार लोग संविधान सभा में पहुंचे थे, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और बिल पास नहीं हो सका। उन्होंने कहा जमीन उनकी प्रॉपर्टी है, उनके बाप दादाओं से उन्होंने इस बिल को पास नहीं होने दिया। संविधान सभा में भूमि बिल के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने उस वक्त जो कहा था, आज वो कहा था, वो एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा था। उस बात पर बहुत गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा था, आज हम चाहें तो सारी भूमियों को राष्ट्र के नाम कर सकते हैं और भूपतियों को समाप्त कर सकते हैं। अगर हम यह नहीं कर सके तो भविष्य में यही भूपति संसद में पहुंच जाएंगे और हमारी संसद को समाप्त कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे तमाम विधायक, सांसद, राजा महाराजा तेजी से जमीनें खरीद रहे हैं, कई 100 एकड़ जमीन के मालिक हो चुके हैं, और किसान जो खेती करता है वह भूमिहीन होता जा रहा है। बात
बाद में सीलिंग एक्ट को लागू किया गया। सीलिंग एक्ट में भूमि अपने नाम पर रखने की एक सीमा बांध दी गई, जैसे 10 एकड़ 20 एकड़, लेकिन ज़मींदारों ने या राजाओं ने इस पर भी खेल किया। सीलिंग एक्ट से बचने के लिए अपने कुत्ते, बिल्ली, नौकर चाकर और भविष्य में पैदा होने वाले काल्पनिक बच्चों के नाम ज़मीनें कर दी गई। और आप देख सकते हैं कि जिनके पास अधिकतम अभी 10 एकड़ ज़मीन होना चाहिए था, उनके पास 200, 300, 400 एकड़ से ज़्यादा ज़मीनें हैं। भूपति, सांसद, विधायक ने सर्वसम्मति से आज सीलिंग एक्ट को निष्प्रभावी कर रखा है। आप तमाम पूंजीपतियों को देख सकते हैं, उनके पास ज़मीनें भरमार हैं। बावजूद इसके सरकार भी ज़मीन अधिग्रहण करके उनको दे रही है। अगर आप सांसद नहीं हैं, अगर आप विधायक नहीं हैं, लेकिन यदि आप भूपति हैं, तो आप आसानी से संसद और विधानसभा पहुंच सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण के समय ही ऐसी आशंका जाहिर कर दी थी, जो अभी देखने के लिए मिल रही है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। इसीलिए नहीं कि वे स्वयं वंचित समुदाय से आते हैं, बल्कि इसीलिए कि उनके वंचित समुदाय से आने के कारण संविधान में एक प्रजातांत्रिक संविधान को बनाने में मदद मिली। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के समापन भाषण में स्वयं इसका जिक्र भी करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों, प्रारूप समिति के मेरे सहयोगियों द्वारा मुक्त कंठ से मेरी जो प्रशंसा की गई है, उसमें मैं इतना अभिभूत हूँ कि अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए आज मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। मुझे यह कल्पना नहीं थी कि मुझे अधिक उत्तरदायित्व कार्य सौंपा जाएगा। इसीलिए उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ जब सभा ने मुझे प्रारूप समिति के लिए चुन लिया। जब प्रारूप समिति ने मुझे उसका अध्यक्ष निर्वाचित किया तो मेरे लिए आश्चर्य से भी परे था। प्रारूप समिति में मेरे मित्र सर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर जैसे मुझसे भी बड़े और श्रेष्ठतर अधिक कुशल व्यक्ति थे। मुझ पर इतना विश्वास करने, मुझे अपना माध्यम बनाने एवं देश की सेवा करने का जो अवसर संविधान सभा और प्रारूप समिति ने दिया, उसका मैं अनुग्रहित हूँ। ये बात उन्होंने संविधान सभा के समापन भाषण में कही थी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि संविधान सभा का अध्यक्ष उन्हें ही बनाया जाए, लेकिन भारत में एक माहौल चल रहा था, समानता का माहौल, अछूत उद्धार का माहौल। उस माहौल में खासतौर पर पूना पैक्ट पर जो चर्चा हुई, गांधी जी पर जो अछूतो उद्धार का जो असर पड़ा, इसका प्रभाव यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर अछूतों के नेता के रूप में उभरे, एक वंचित समुदाय के नेता के रूप में उभरे, समानता और बुद्धिमत्ता के पर्याय बनकर उभरे। आप इसे पर मनोवैज्ञानिक दबाव कहें या राजनीतिक परिस्थितियां कहें, ऐसे माहौल में डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो कि इस हेतु सर्वथा योग्य थे। यह भी एक सच्चाई है कि अध्यक्ष बनाकर संविधान सभा गौरवान्वित होना चाहती थी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि संविधान जो लागू हुआ है भारत में, वो दरअसल कहाँ पर स्थित है। संविधान किसके तरफ है, किसके पक्ष में है, यह भी जानने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा संख्या में आदिवासी समुदाय के विधायक हैं, लेकिन इसी समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संविधान किसकी तरफ है। अगर हमारे प्रतिनिधि संविधान में दिए गए अधिकारों का प्रयोग वंचित समुदाय की सुरक्षा में नहीं कर पा रहे हैं, तो संविधान सिर्फ एक किताब है या फिर वह शोषकों के साथ खड़ा हुआ है। आज दलितों और पिछड़ों की भूमियों को पूंजीपतियों को औद्योगिकरण के नाम पर अधिग्रहण करके जबरदस्ती छीन कर दिया जा रहा है। जो आवाज़ें उठाते हैं उन्हें देशद्रोही जो है वो करार दिया जा रहा है। संविधान किसी बुक शेल्फ में रखने के लिए नहीं है और घर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है या किसी ऑफिस की शान बढ़ाने के लिए नहीं है। संविधान का उपयोग भारत के सबसे कमज़ोर, सबसे अल्पसंख्यक व्यक्ति की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए है। संविधान कहता है कि मान लीजिए घर में 5 लोग रहते हैं, उनमें से एक व्यक्ति विकलांग है, वह मानसिक रूप से भी विकलांग है, वह शारीरिक रूप से भी विकलांग है, और उस घर के सदस्य में एक व्यक्ति की योग्यता उसकी मेहनत के बराबर 5000 की है, तो उस
हाँ हिसाब से एक विकलांग व्यक्ति जो डिसेबल है उस व्यक्ति की भी पात्रता 5,000 की बनती है। यानी कि एक कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति का भी प्रतिनिधित्व देश की प्रशासन में, राजनीति में, समाज में बराबर का होना चाहिए। यही संविधान की मंशा है, चाहे वह व्यक्ति उसके योग्य हो या ना हो। देश के कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को लगना चाहिए कि उसका ख्याल रखा जा रहा है। यही संविधान की मंशा है। इसी को ध्यान में रखकर नौकरियों में आरक्षण जैसी सुविधाएं दी गई, लेकिन इस बारे में भी कतिपय उच्च जातियों द्वारा गुमराह किया जाता है। आरक्षण केवल 10 साल के लिए है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कोई धारा संविधान में नहीं है जहां पर 10 साल तक आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण रखे जाने का कोई विधान हो। हाँ, यह बात सही है कि राजनीति में आरक्षण की सीमा सांसद और विधायक के लिए 10 साल की थी, लेकिन इसे बार बार बढ़ाया जा रहा है। इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसके कारण अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि नहीं पैदा हो रहे हैं, बल्कि चमचे पैदा हो रहे हैं। वह अपने खुद के समुदाय का नुकसान ही करते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा उनके समुदाय के प्रति नहीं, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के प्रति होती है, पार्टी के मुखिया के प्रति होती है। संविधान लचीला है और इसमें संशोधन के भी प्रावधान हैं, ताकि भविष्य में परिस्थिति के अनुसार इसमें आवश्यक संशोधन किए जा सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि संविधान के संशोधन के नाम पर संविधान से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जॉन स्टुअर्ट मिल की जो चेतावनी है उसे ख्याल में रखना होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं उन्होंने उन लोगों को दी थी जिन्हें प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी है। यदि आप प्रजातंत्र को बनाए रखने में दिलचस्पी रखते हैं, यदि आप दिलचस्पी रखते हैं कि डेमोक्रेसी भारत में बनी रहे, तो जॉन स्टुअर्ट मिल की इस चेतावनी को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो अपनी चेतावनी में कहते हैं कि अपनी स्वतंत्रता को एक महानायक के चरणों में कभी भी समर्पित ना करें, या उस पर विश्वास करके उसे इतनी शक्तियां ना प्रदान करें कि वह संस्थाओं को नष्ट करने में समर्थ हो जाए। उन महान व्यक्तियों के प्रति कृतज्ञता करने में कुछ गलत नहीं है, उन्होंने जीवन पर्यंत देश की सेवा की हो, परंतु कृतज्ञता की भी कुछ सीमाएं हो सकती हैं। जैसा कि आयरिश देशभक्त डेनियल ओ कॉमेल ने खूब कहा है, कोई पुरुष अपने सम्मान की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता, कोई महिला अपने सतीत्व की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकती, कोई राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की कीमत पर कृतज्ञ नहीं हो सकता। यह सावधानी किसी अन्य देश के मुकाबले भारत के मामले में सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि भारत में व्यक्ति या नायक पूजा उसकी राजनीति में जो भूमिका अदा करती है, उस भूमिका के परिणाम के मामले में दुनिया का कोई भी देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। धर्म के क्षेत्र में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का सीधा रास्ता है। ये बातें संविधान सभा के समापन भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कही थी। डॉक्टर अम्बेडकर इसी भाषण में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति, लोकतंत्र और पर संतोष ना करना, इसे सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। हमें मात्र राजनीतिक प्रजातंत्र पर संतोष नहीं करना चाहिए, हमें राजनीतिक प्रजातंत्र को एक और कदम आगे बढ़ करके सामाजिक प्रजातंत्र की ओर बढ़ना चाहिए। जब तक हमें सामाजिक प्रजातंत्र का आधार ना मिले, राजनीतिक प्रजातंत्र चल नहीं सकता। सामाजिक प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? यह एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। वे कहते हैं कि सामाजिक डेमोक्रेसी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सामाजिक डेमोक्रेसी आने के बाद राजनीतिक डेमोक्रेसी स्थायी हो सकेगी। बहन भाई के बराबर हो, पत्नी पति के बराबर हो, एक समाज दूसरे समाज के बराबर हो, एक जाति दूसरी जाति के बराबर हो। यदि ऐसा होता है तभी सही मायने में सामाजिक डेमोक्रेसी भारत में कायम हो सकेगी और यह माना जा सकेगा। इसलिए सामाजिक लोकतंत्र को डॉक्टर अम्बेडकर बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। यदि हम राजनीतिक लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम
अपने समाज में व अपने परिवार में सामाजिक लोकतंत्र देने से कतरा रहे हैं तो यह संविधान के साथ एक छल होगा, क्योंकि संविधान केवल राजनीतिक समानता की बात नहीं करता, वह सोशल समानता की भी बात करता है। अक्सर यह प्रचारित किया जाता है कि भारत को विदेशी शक्तियों से डर है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत की विदेशी शक्तियों से ज़्यादा अपने बीच से डर है। वह इसके पीछे कई उदाहरण देते हैं। यह तथ्य मुझे और भी व्यथित करता है कि न केवल भारत ने पहले एक बार स्वतंत्रता खोई है, बल्कि अपने ही कुछ लोगों के विश्वासघात के कारण ऐसा हुआ है। सिंध पर हुए मोहम्मद बिन कासिम के हमले से राजा दाहिर और सैन्य अधिकारियों ने मोहम्मद बिन कासिम के दलालों से रिश्वत लेकर अपने राज्य के पक्ष में लड़ने से इनकार कर दिया था। वह जयचंद ही था जिसने भारत पर हमला करने एवं पृथ्वीराज से लड़ने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और उसे अपने सोलंकी राजाओं को मदद करने का आश्वासन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए लड़ रहे थे, तब कोई मराठा सरदार राजपूत राजा मुगल शहंशाह की ओर से लड़ रहे थे। जब ब्रिटिश सिख शासकों को समाप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तब मुख्य सेनापति गुलाब सिंह चुप बैठा हुआ था और उनके सिख राज्य को बचाने के लिए कोई सहायता नहीं की। सन 1857 में जब भारत में बड़े भूभाग में ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्र युद्ध की घोषणा की गई, तब सिख इन घटनाओं के मूक दर्शक बने रहे और खड़े खड़े देखते रहे। ये बातें संविधान सभा के अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति जनजाति में आपस में विभेद है, ओबीसी में आपस में भेदभाव है, अल्पसंख्यकों में आपस में भेदभाव है। इन भेदभावों को खत्म करना है। भेदभाव कायम है, इसीलिए आदिवासी सबसे ज़्यादा मारे जा रहे हैं। कारण तो यही है, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि खतरा हमारे बीच से है। संविधान किसके लिए है? आप देख सकते हैं, एक कमजोर व्यक्ति के घर तोड़ दिए जाते हैं, उसके घर जला दिए जाते हैं। शासन प्रशासन के द्वारा बलात्कारियों को बचाने की कोशिश की जाती है, बलात्कारी नहीं पकड़े जाते हैं, सजा होने में काफ़ी लेट या न्यायिक प्रक्रिया बेहद कमज़ोर कर दी जाती है, ईमानदार न्यायाधीश की हत्या हो जाती है, एक वंचित वर्ग की महिला लगातार बलात्कार का शिकार होती रहती है, दलितों को गोबर खिलाया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है, अल्पसंख्यक व्यक्तियों को मॉब लिंचिंग के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। जब यह सब देश में हो रहा है तो संविधान किसके लिए बनाया गया है, यह प्रश्न खड़ा होता है। जिन पीड़ितों के लिए संविधान बनाया गया है, क्या संविधान उनकी तरफ खड़ा है? बिल्कुल नहीं। आज एक मजबूत समुदाय, एक पूंजीपति, एक राजनीतिक रूप से सक्षम समुदाय के हितों की रक्षा करते हुए संविधान दिखता है। यह संविधान का एक प्रकार से दुरुपयोग है। डॉक्टर अंबेडकर बोल रहे थे कि संविधान कितना भी अच्छा हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। संविधान को उसकी मूल भावना के अनुरूप लागू करने की ज़रूरत है। हमें संविधान की रक्षा करने के लिए दो मुद्दों पर ध्यान रखना जरूरी है। पहला यह है कि संविधान इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, इसकी निगरानी हो। दूसरा, संविधान में क्या क्या संशोधन किए जा रहे हैं, इन बातों पर हमें अपने नाक का नाक खोलकर रखने होंगे। और सबसे अंतिम बात है कि संविधान हमारे खून में बस जाना चाहिए। संविधान हमारे खून में बस जाना चाहिए। आपके खून में, मेरे खून में, इस देश के खून में संविधान बस जाना चाहिए। अब मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि संविधान खून में बस जाना चाहिए मैं क्यों कह रहा हूँ। कलकत्ता हाई कोर्ट का एक प्रकरण सामने आया जिसमें दलित याचिकाकर्ता ने मानहानि के लिए निवेदन किया था। कोर्ट ने यह कहते हुए निवेदन ठुकरा दिया कि जब दलित का कोई मान ही नहीं होता तो मानहानि कैसी। इसी प्रकार दलित डॉक्टर कुट्टप्पन ने राजनीतिक सभा में प्रतिद्वंदी के जाति सूचक एवं अनादरपूर्वक बातों के विरुद्ध तालाशेरी के विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी बात रखी, तो बाद में केरल हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि मामला नहीं बनता, क्योंकि धारा के मूल में सार्वजनिक स्थान की बात नहीं बल्कि सबके सामने की बात कही गई है, जिसका मतलब यह हुआ कि जनता यह देखे कि उसके सामने वह व्यक्ति का अपमान हुआ है और उसके सामने
और उसके लिए उसे उपस्थित होना चाहिए। अब आप यह बताइए कि संविधान के रहते हुए उस जज को किसने बताया कि दलित व्यक्ति का मान नहीं हो सकता? संविधान के रहते हुए या उस जज को किसने बताया कि जिस समय उसका अपमान हो रहा है उससे सामने होना चाहिए? तो उस जज को दरअसल उन धार्मिक ग्रंथों ने बताया जो कि ऊंच नीच और भेदभाव का समर्थन करते हैं। वह जो धर्म ग्रंथ है वह उनके खून में बस गया है, वो उनके खूनों में दौड़ रहा है, इसलिए वो संविधान के बजाय वो जो धार्मिक ग्रंथ हैं उससे वो प्रभावित हैं। एक पिता को एक भाई को किसने बताया कि बहन बेटी को संपत्ति पर बराबर का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? पति की संपत्ति पर पत्नी को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? यह जाने अनजाने में जनमानस में यह प्रवृत्ति बैठी हुई है, किसने बताया? यह जानकारी मनुस्मृति के माध्यम से लोगों तक पहुंची है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान है, उनकी धाराएं हैं, उनका जो लक्ष्य है, उनका जो टारगेट है वो पूरी तरीके से वो हमारे खून में बस जाना चाहिए, हमारे रगों में दौड़ना चाहिए। तब कहीं जाकर हम एक जो विकसित देश की तरफ हम जा पाएंगे, तब कहीं जाकर एक विकसित देश भारत बन पाएगा और भारत में वास्तविक लोकतंत्र कायम रहेगा। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों को भी बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट्स करें और हम जरूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगली बार सरोकार के इस खास एपिसोड में हम फिर खास मुद्दों को लेकर के आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।